हाँ देखिए बच्चे, क्वेश्चन, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट P इन द फिगर। देखिए बच्चे, it is a square. Suppose here it is m, 2m, m, and this is 4m. This is point P, Q, R, S. You have to find the net force which is acting at point P. You have to find the net force acting at point P. The edge length of the square is given to you, suppose A. Edge length of the square is given to you A. तो देखिए बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो आर वाला पॉइंट पी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आर वाला पॉइंट पी को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो दिस विल बी द फोर्स ऑन पी ड्यू टू आर। सिमिलरली क्यू वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन पी ड्यू टू क्यू, एंड एस वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दिस विल बी फोर्स ऑन पी ड्यू टू एस। ठीक है, तो एफ पी क्यू, force on P due to Q will be G M1 M2. G M1 M2 by edge length is A square. Force on P due to S is same, G M1 M2 by A square. G M1 M2 upon A square. Sorry बच्चे, हाँ, FPR is G, ये 45 डिग्री के एंगल पर होगा। स्क्वायर के सारे एंगल 45 डिग्री पर होते हैं ना, तो G M1 M2 बाय आर स्क्वायर, G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। तो ये सारे जो है तीन फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लेट कर लीजिए, लेट कर लिया मैंने इसको F, हाँ ए रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, लेट कर लिया बच्चे मैंने इसको, ये F है, 4GM स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को F मान लिया, तो ये भी F हो गया। और यहां पर ये कितना हो जाएगा बच्चे, अगर आप ये सॉल्व करेंगे, ये था FPR था G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। पाइथागोरस से ये जो डिस्टेंस है ये a रूट टू है, तो इट विल बी इक्वल टू 4GM इंटू में 2M अपॉन में 2a स्क्वायर। 2 से 2 करके ये भी F ही बच गया। अगर मैं 4GM स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को F मान लेता हूं, तो ये भी 4GM स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, और ये भी क्या बचेगा? 4GM स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। 2 से 2 तो कट जाएंगे, तो ऑल आर इक्वल टू आर F। तो आंसर 3F नहीं है, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। इनको वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। वेक्टोरियली ऐड करने के अब देखो दो तरीके हैं, या तो आप कंपोनेंट मेथड पे चले जाइए, या पैरेललोग्राम लॉ लगा लीजिए, जैसा आपका मन करे। सपोज this is the F, there are three forces acting, F। ठीक है, तो आपने क्या किया बच्चे, ये तीन फोर्सेस है ऑलरेडी लग रही हैं। तो सपोज मैं रिजल्टेंट वाले मेथड से जा रहा हूं, तो ये PS था, ये PQ था, और ये PR था। लेट F1 बी द रिजल्टेंट ऑफ PS एंड PQ। लेट F1 इज रिजल्टेंट ऑफ PS एंड PQ। अब जो F1 जो रिजल्टेंट है वो PR के ऊपर ही क्यों आया? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं। अगर फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की होती तो रिजल्टेंट कहां आता है? बिल्कुल बीचों बीच।
the resultant of two equal forces bisect bisect the resultant of two equal vectors bisect them. तो एफपीएस और एफपीक्यू का जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। तो F1 और F दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। F1 का वैल्यू कितना आएगा? रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस 90 कितना होता है? 0। अंडर रूट 2f स्क्वायर दैट इज इक्वल टू f रूट 2। ठीक है, अब बचा क्या बच्चे? पी क्यू और पीएस का रिजल्टेंट F1 था, ठीक है, और एक F ऑलरेडी था। ये जो पी आर वाला F था वो ऑलरेडी है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना आ गया? F प्लस F1, F प्लस F रूट 2, F कॉमन 1 प्लस रूट 2। ठीक है, यू पुट द वैल्यू। आपने F किसको माना था? 4gm स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को, ये आप पुट कर दीजिए। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, 4gm स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 प्लस रूट 2। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। Is it clear to everyone? Now, the same question is, if we have to find the net force, but instead of a square, let's suppose it is a triangle, equilateral triangle. It is an equilateral triangle, and you have to find net force at its center. Here is M mass placed. Mass M is placed at the center. You have to find net force at this point P. आपको इस P पॉइंट पर नेट फोर्स निकालना है। हाउ टू स्टार्ट बच्चे? अगेन लेट इट टू बी ABC। P को A वाला पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा, FPA। B, yes, FPB, edge length is A, FBC, let this distance to be x। तो ये भी x हो जाएगा बच्चे। इक्वल ट्रायंगल में सारे डिस्टेंस तो सेम ही होंगे सेंटर से, सारे वर्टेक्स के। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FPA? FPA इज GM1 M2 by R square, GM1 M2 by x square। FPA, the same value will be of FPB and the same value will be of FPC। GM1 M2 by x square, GM1 M2 by x square, तीनों का वैल्यू सेम ही रहेगा। लेट इट टू बी F, तीनों की वैल्यू को मैंने F मान लिया। ये बार बार एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने तीनों के वैल्यू को क्या मान लिया? F। तो बेसिकली यहां पर तीन फोर्स एक्ट कर रही हैं। बेसिकली 3 forces are acting here। F, since it is an equilateral triangle, the forces are equally inclined। कंप्लीट एंगल is of 360 डिग्री, तो ये दो एंगल जो होंगे ये दो एंगल जो होंगे सारे 120 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये आपका PA फोर्स है, ये PC फोर्स है, और ये PB फोर्स है। भाई या तो कंपोनेंट करो, रिजल्टेंट निकालिए। तो लेट F1 बी द रिजल्टेंट ऑफ PC एंड PB। let F1 be resultant of
FPC एंड FPB। अब क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ इक्वल वेक्टर्स दोनों के साथ क्या होता है बच्चे, इक्वल इंक्लाइंड होता है। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स दोनों वेक्टर के साथ इक्वल इंक्लाइंड होता है। तो ये एंगल कितना होगा बच्चे, 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, 60 डिग्री। ठीक है, तो F1 कितना हो जाएगा बच्चे, क्योंकि कंप्लीट एंगल 120 का था ना, दोनों वेक्टर इक्वल है, तो इनका रिजल्टेंट भी इक्वल ही इंक्लाइंड होगा। तो F1 कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120, 2f स्क्वायर कॉस 120। कॉस 120 कितना होता है बच्चे, माइनस हाफ। कॉस 120 कितना होता है बच्चे, माइनस हाफ। तो F1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120 इज माइनस हाफ, इससे ये कट गया, दैट इज इक्वल टू f। ठीक है, अब बचा क्या बच्चे, एक F फोर्स ऊपर था, F1 फोर्स बिल्कुल अपोजिट है। वाई बिल्कुल अपोजिट, बिकॉज दिस इज 120 प्लस 60 डिग्री, 180 डिग्री एंगल। एक ये 120 और नीचे कितना एंगल था F1, 60 डिग्री पर, तो 180 मतलब कंप्लीटली अपोजिट है। और F1 का वैल्यू भी कितना है, F, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। नेट फोर्स कितना आ जाएगा बच्चे, सेंटर वाले पार्टिकल पे 0। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एट सेंटर इज 0। हाँ तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो ही कैन आस्क। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। देखिए बच्चे, suppose it is earth, this is a earth and its mass is m, या any planet, radius is r, small m body, mass of a body of small m is placed here, a body of small m mass is placed at its surface. So what is the distance between the center of the two bodies, r. So this smaller mass body will experience the gravitational force, and that gravitational force is equal to g m1 m2 by r square. दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना है, g m1 m2 by r square। ठीक है, बट इसी को हम अभी तक क्या बोलते थे, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी at earth surface, gravitational force is the gravity. Small m will cancel small m. So what is the formula of gravity, acceleration due to gravity, gm by कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, अगर आप अर्थ पे सॉल्व करेंगे बच्चे, तो एट अर्थ मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 raised to 24 kg, that you have to remember।
अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁻24 kg. Radius of Earth is 6.4 × 10⁻6 meter. If you solve it, capital G is fixed. Mass of Earth is 6 × 10⁻24 upon में 6.4 10⁻6. It will come to be on 9.8 meter per second square. It will come to be on 9.8 meter per second square. So this is the relation between small g and capital G. Gm by r square. Gm by r square. R is the radius of the planet. M is the mass of the planet, and capital G is the universal gravitational constant. Capital G is the universal gravitational constant. Characteristics of gravitational force. Characteristics of gravitational force. First, it is the weakest force. ठीक है, अगर हम सारी जितनी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, इन सब में सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है. इट इज द वीकेस्ट फोर्स बट हैज द लार्जेस्ट रेंज. सबसे दूर तक काम करती है. देयर इज अ वेरी स्मॉल फोर्स बिटवीन द प्लूटो एंड द सन, लेकिन तब भी प्लूटो सन के चारों तरफ घूम रहा है. इट इज द स्मॉलेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स बट हैज द लार्जेस्ट रेंज. सबसे दूर तक काम करती है. सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स का मतलब, सपोज इट इज अ बॉडी m of mass m1, this is another body of mass m2. तो ये फोर्स उसी ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है, C1 C2. ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो इसी लाइन के क्रॉस करेंगे जो इनको सेंटर से जोड़ रही है, F1 to F21. और इनके बीच में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो डिस्टेंस भी यही लेना है जो इनके सेंटर के बीच का है. R is the distance between the center of two bodies. हाँ बच्चे बोलिए. सेंटर ऑफ मास का, ठीक है. सेंट्रल फोर्स, इट इज द फोर्स, सेंटर फोर्स, इट इज द फोर्स joining it is central force मतलब it this force act along line joining center of mass of two bodies. ठीक है. और डिस्टेंस भी सरफेस के बीच का डिस्टेंस नहीं लेना ना. इस R1 का यहाँ कोई रोल नहीं है, हमेशा जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो लेना है. कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स वही है जो आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था. ठीक है. कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बच्चे, कि जो आपने वहां पढ़ा था, इसका जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट है. ठीक है, मतलब आई कैन अप्लाई द इक्वेशन. हाँ, कि यहाँ पर हमेशा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के इक्वल रहेगा. ठीक है. हाँ. नेक्स्ट. नेक्स्ट. हाँ बच्चे बोलिए.
जो कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, लिखिए बच्चे। फिफ्थ, इफ देयर आर टू बॉडीज m1 एंड m2, तो इनके बीच में कुछ भी हो, पहाड़ हो, नदी हो, झरने हो, एयर हो, वैक्यूम हो, कुछ ना भी हो, ठीक है। कुछ भी हो दो बॉडीज के बीच में, ठीक है, दो बॉडीज के बीच में कुछ भी हो, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर दो ऑब्जेक्ट है 10-10 kg के जो 10 मीटर अपार्ट है, तो आप उनको कहीं भी रख लो, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन medium between the two bodies. Gravitational force is independent on medium between the two bodies. Now, what is the difference in the small g and capital G? Difference in small g and capital G. Should I rub it? बच्चे किसी को कोई ऐसा पॉइंट है जो बच्चों को समझ नहीं आया? Should I rub it बच्चे? ठीक है, ओके। Difference in small g and capital G. Small g is acceleration due to gravity. It is your gravitational constant. ठीक है, gravitational constant. Its value is 9.8 meter per second square at Earth's surface. Its value is 6.626 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square everywhere. It's a vector quantity. It's a scalar quantity. It decreases with height and depth. जैसे ही मैं सरफेस के ऊपर जाऊंगा हाइट पे, या सरफेस से नीचे जाऊंगा डेप्थ पे, जी डिक्रीज करेगा। जी डिक्रीजेस विद हाइट एंड डेप्थ। हाँ, अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊंचाई की तरफ जाऊंगा, ठीक है, जैसे मून पे जाके जाते जाते जी कम हो जाएगा, या अंदर गहराइयों में जाऊंगा तो भी जी डिक्रीज करेगा। ठीक है, जी डिक्रीजेस विद हाइट एंड डेप्थ। यहां पर ये तो कांस्टेंट है। अर्थ का जी अलग है, मून पे 1/6 हो जाता है जी। स्मॉल जी प्लेस टू प्लेस क्या होता है बच्चे, चेंज हो जाता है, जबकि अर्थ और मून पर ग्रेविटेशन कैपिटल जी सेम है। स्मॉल जी मून पे जाके 1/6 हो जाता है, लेकिन कैपिटल जी दोनों जगह क्या है, सेम। ग्रेविटी एट मून, जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जगह प्लेस टू प्लेस क्या होता है बच्चे, चेंज हो जाता है, जबकि ये क्या रहता है बच्चे, कांस्टेंट। ये क्या रहता है बच्चे, कांस्टेंट। Small g can be zero also. It cannot be zero.
यस बच्चे, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होती है। किसी भी प्लैनेट के लिए ले लो। अर्थ पे ग्रेविटी 9.8 थी, अर्थ का रेडियस फिक्स था, मास ऑफ अर्थ फिक्स था, कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। हाँ हाँ बच्चे, राइट डाउन। क्वेश्चन लिखिए बच्चे, इफ radius of earth decreases by 2%, radius of earth decreases by 2% without changing mass, without changing mass, then what is percentage change in small g? What is percentage change in small g? Hurry up. Decreases. If radius of earth decreases by 2% without changing the mass, then what is the percentage change in small g? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? 4%। जी विल डिक्रीज या इंक्रीज जो भी करेगा वो 4% से करेगा। ठीक है बच्चे, हाँ वैसे ही करना है, वैसे ही करना है। हाँ, जी एम बाय आर स्क्वायर, अगर आर डिक्रीज करेगा तो जी इंक्रीज करेगा, अगर आर डिक्रीज करेगा तो जी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें यूनिट एंड डायमेंशन वाला मेथड लगा दीजिए। डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू कैपिटल डेल्टा जी बाय जी प्लस डेल्टा एम बाय एम प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाय आर। हाँ है ना, here delta g is a constant, mass is a constant, mass is given to you as a constant, है ना, twice of delta r by r, तो delta g by g is equal to 2 times of delta r by r। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाय आर इंटू में 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा बच्चे, ये आपको 2% दे रखा था तो 4%, मतलब ग्रेविटी विल इंक्रीज बाय 4%, ग्रेविटी विल इंक्रीज बाय 4%। स्मॉल जी विल इंक्रीज बाय 4%। हम्म, ठीक है बच्चे, आगे वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद
height h above the earth surface, above earth surface। तो बच्चे इसे पढ़ने से पहले देयर इज अ टॉपिक इन द फिजिक्स और मैथमेटिक्स बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, एक आपके एनसीईआरटी में जिनके पास मैथ्स है उन्होंने पढ़ा होगा, ऑल्दो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि वो जो मैथमेटिक्स में जब पढ़ते हैं वो और जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में वो अलग होती है। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम फॉर इंडेक्सिंग। जैसे हम मैथमेटिक्स जिनके पास है उन्होंने पढ़ी होगी खाली बाइनोमियल थ्योरम। हियर वी हैव टू स्टडी बाइनोमियल थ्योरम फॉर इंडेक्सिंग। बाइनोमियल थ्योरम फॉर इंडेक्सिंग क्या होती है कि इसमें पहला नंबर 1 होना चाहिए, 1 प्लस एक सेकंड नंबर होना चाहिए। दिस एक्स का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1। कंडीशन क्या है कि एक्स का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। रेज टू पावर एन, रेज टू पावर एन, एन क्या है यहाँ पर, एन यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, -2 -3, 2/3 फ्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है, जैसे +2/3 भी हो सकता है, -2/3 भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 नहीं हो सकता, जबकि जो मैथमेटिक्स में पढ़ी जाती है वो पॉजिटिव इंटीजर वाली पाई जाती है, तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 1 + x की पावर n, 1 ये कह रहा था 1 + nx के नियरली इक्वल होता है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो, अगर इफ दीज टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन 1 + x raised to power n is nearly equal to 1 + nx। अब हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। देखिए बच्चे, ये अर्थ है, इसका रेडियस r, यू दिस इज पॉइंट a, दिस इज पॉइंट b एट सम हाइट h। तो अगर आपने h हाइट पर एक स्फीयर अज्यूम किया, तो इसके अंदर अर्थ का कंप्लीट मास कंसीडर हो रहा है। तो ए पे जो ग्रेविटी था, ए पे जो ग्रेविटी है वो तो स्मॉल जी gm/r² के इक्वल ही होगा, लेकिन जो बी पे ग्रेविटी है वो gh यानी कि g, मास तो पूरा ही आ रहा है स्फीयर के अंदर, लेकिन जो इसका डिस्टेंस लेट इट टू बी स्मॉल r square। दिस implies gh is equal to gm बाय स्मॉल r का वैल्यू कितना है फिगर से, फ्रॉम द फिगर स्मॉल r is equal to r plus h, फ्रॉम द फिगर स्मॉल r is equal to r plus h का होल स्क्वायर। लेट इट टू बी इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए 2 और 1 को। इफ यू डिवाइड द 2 by 1 then you will find gh by g is equal to gm से gm कट जाएगा बच्चे। इफ यू डिवाइड 2 by 1 तो gh by g कितना आ जाएगा बच्चे, r² by r plus h का स्क्वायर। तो gh आ जाएगा g r by r plus h का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, फाइनल आंसर। दिस इज द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, this is the variation of small g with height. But if the height is very small, let's say 200 kilometer, 300, 400, nearly 400 kilometer से छोटी छोटी है, approx. If h is small, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन, अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मतलब आप इसको एक और भी इजी वर्जन में ला रहे हो, लेकिन वो इजी वर्जन तभी लगेगा जब h बहुत स्मॉल है, नियरली 400 किलोमीटर से कम है, नियरली, है ना, रफली। तो gh इज इक्वल टू आएगा g, आप इसे उल्टा करके लिख दीजिए r प्लस h बाय r की पावर -2, कोई दिक्कत नहीं भाई। x की स्क्वायर को आप 1 बाय x की पावर -2 लिख सकते हो, या उल्टा कर दीजिए 1 बाय x स्क्वायर है, इसको आप x की पावर -2 लिख सकते हो। वही यहाँ पर क्या है, नंबर उल्टा कर दिया, पावर नेगेटिव कर दी। gh इज इक्वल टू g, अलग अलग कर दीजिए r बाय r 1 प्लस h बाय r की पावर -2। अब ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रही है। पहला नंबर 1, सेकंड नंबर x लेस देन 1, h बाय r, h बहुत छोटा माना है हमने, h हम क्या मान के चलते हैं, छोटा, तो h बाय r लेस देन 1 ही आएगा।
एच बाय आर लेस देन 1 ही आएगा। पावर एन, एन क्या होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर है हाँ, -2 है, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो। तो ये आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू जी। अगर आप यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाय बाइनोमियल है ना, अगर आप यहाँ पर बाइनोमियल लगाएंगे तो जी एच इज इक्वल टू जी, 1 प्लस एन की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू एच बाय आर। तो यहां से जी एच आ जाएगा जी 1 माइनस 2h बाय आर। यहां से जी एच आ जाएगा बच्चे जी 1 माइनस 2h बाय आर।